Hello students, in this second video of electricity, we will now try to frame a basis about charge. ये ऐसा हीरो है बच्चों जिसकी वजह से पूरी ये कहानी पूरी होने वाली है। ये जो पूरी कहानी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं इसका हीरो ये चार्ज है। बट सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी दिक्कत ये है बच्चों कि हम इस हीरो के बारे में बहुत कम जानते हैं और जो कुछ भी जानते हैं वो या तो पूरा नहीं जानते या गलत जानते हैं। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा वी विल ट्राई टू मेक अ पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर हीरो इन आवर माइंड। हम अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं बच्चों। और बहुत सिंपल सी और जनरल ये एक्टिविटी है जो आप सब जानते हो। आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये एक कॉम्ब है, प्लास्टिक की कॉम्ब है, ये आप देख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे मैंने 2 पेपर के बिट्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हो ये। नाउ आई विल रब दिस कॉम्ब इन माई हेयर। आपको दिखाता हूँ मैं ये रब करते हुए। तो इसको मैं अपने हेयर में रब करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। I don't know what will happen, but I have heard from people that it attracts the paper. So let's see. And yes, you can say that it attracts the paper. Because of air, one has fallen, but one is still clinging to the comb. आप देख सकते हो बच्चों, एक इसमें अभी भी ये क्लिंग हुआ है ये. So this is a very simple activity which you can do at your home even. And now let us try to understand how it happens. बच्चों ये जो कॉम्ब है इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और हेयर कुछ प्रोटीन्स है या कुछ ऐसा बना हुआ है, आपको पता होता है। और इसमें जो तीसरा एलिमेंट था बच्चों वो था पेपर। पेपर जो है बेटा, यदि आगे चल के हम लेक्चर्स पे बात करने वाले हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सभी कंडक्टर्स की, वहां जाने के पेपर इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर्स वो होते हैं बच्चों which do not carry current, but charges उनके अंदर होते हैं क्योंकि दुनिया की हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। और एटम्स पे आपको पता है बच्चों एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पे उसके, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होते हैं उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बीइंग ये जो हमारा पेपर है इंसुलेटर है। लेकिन यदि हम लोग न्यूट्रल पेपर की बात करें, एक आइसोलेटेड पेपर की बात करें, आइसोलेटेड पेपर मींस जो कि और किसी तरह के चार्ज के कांटेक्ट में नहीं है या उसके आसपास नहीं है, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं। मींस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बच्चों जब कॉम्ब को हम इस हेयर के साथ रब करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस हेयर से कॉम्ब में ट्रांसफर हो जाती है। और इस हेयर से कॉम्ब में ट्रांसफर होने की वजह से इस कॉम्ब के पास कुछ उस तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है, एक अलग तरह की प्रॉपर्टी, और हेयर के पास अलग तरह की प्रॉपर्टी। लोगों को पहले नहीं पता था, बाद में लोगों ने ऐसा बताया जब थॉमसन ने ये डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रॉन्स की 1897 में। तो लोगों ने बताया कि कुछ ऐसा होता है कि व्हेन वी रब the comb with the hair, electrons from hair they move to the comb. Not all the electrons, but few electrons or some electrons they are transferred from hair to comb. Because of that, since initially the comb was also electrically neutral, this hair was also electrically neutral. पहले इसमें भी इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें भी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स थे। पर जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स इस हेयर से यदि कॉम्ब में चले गए तो बच्चों यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो ये हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये हो जाता है बच्चों नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये चार्ज है क्या, अभी तो कुछ ज्यादा पता है नहीं हमें, पर फिर भी जो भी है इसकी वजह से हम कुछ ये फ्रेम कर रहे हैं थियरीज, एंड बाद में देखते हैं क्या होता है, क्या निकल कर ये आता है। लेकिन उसकी बात हम कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इसी की वजह से बच्चों ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
इनफैक्ट इसको समझने के लिए आप बोलोगे सर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, पेपर को कैसे अट्रैक्ट किया? तो देखना बच्चों होता क्या है, यदि आप कॉम्ब को हेयर में रब करने के बाद दोबारा फिर यदि आप हेयर में उसको टच करा दें और उसके बाद यदि आप पेपर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर इधर से ये जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो कॉम्ब में आए हैं वापस उस हेयर में चले जाते हैं। फिर भी मान लीजिए अब चार्ज एक्वायर कर लिया आपने हेयर के साथ, फिर नहीं रब किया और पेपर के पास लाते हैं तो क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है बच्चों, लेकिन इसके पास तो चार्ज है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है कॉम्ब का, ये इस पेपर के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव हैं, तो ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा है। तो यदि किसी एक चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर जाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है। द सेकेंड केस इज which is in fact the very you can say that in ancient times these Greek people they also knew about the amber and fur। जब हम 600 BC की बात कर रहे थे बच्चों, जहां पे हमने बोला था कि in those days electric and magnetic minerals were known to the ancient Greeks, at the very same time, I mean we are mainly referring to amber and fur। They people knew about the amber and fur। वो ऐसा देखे, उन लोगों को ऐसा पता चला कि यदि अंबर और फर को एक साथ हम लोग रब करें, जैसे हमने कॉम्ब को हेयर के साथ किया है, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब बात आई कि ये अंबर क्या है, बच्चे बहुत सारे हैं कभी देखा नहीं है, जानते नहीं है, परेशान हो जाते हैं। एक तरह का रेजिनस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट भी नहीं ऐसे कहते, रेजिन्स आप जानते हैं। तो ये प्लांट के रेजिन्स हैं, जैसे स्पाइडर आप लोगों ने देखा होगा, स्पाइडर जिन रेजिन्स में जाके वो अपने जिनसे वो अपना घर बनाते हैं, जिनमें वो चलते रहते हैं, कुछ उसी तरह के रेजिन्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। और वो जो प्लांट्स के रेजिन्स होते हैं उन्हीं को हम लोग अंबर बोलते हैं। तो ये जो अंबर है और फर यदि इनको भी रब कर दिया जाए, फर आप जानते ही होंगे, तो ये दोनों भी चार्ज हो जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में अंबर जो होता है बेटा ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड फर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि ये नेगेटिव चार्ज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स फर से अंबर में ट्रांसफर हुए होंगे, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर टू अंबर। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो कुछ इलेक्ट्रॉन उनमें से लूजली पैक्ड होते हैं, खास तौर से जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली दे आर नॉट वेरी टाइटली पैक्ड, बहुत ज्यादा या स्ट्रांगली पैक्ड नहीं होते हैं वो, तो वो फ्री हो जाते हैं और वही नॉर्मली आ जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स को हम लोग उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं कर सकते, और यदि किया आपने तो फिर वो न्यूक्लियस जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये याद रखना है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another। Protons cannot be transferred। तो बच्चों हम लोग प्रोटॉन्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात होगी। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये रॉड और सिल्क का केस है। यदि एक ग्लास का रॉड ले लें, ग्लास आप लोग सब जानते हैं, सिल्क आप जानते हैं, जो सिल्क की साड़ी होती है, सिल्क का जो शॉल होता है, या ऐसे कोई कपड़े ले लें और ग्लास के रॉड को सिल्क से यदि आप रब करें, तो बच्चों ये भी अट्रैक्शन की कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें भी लगने लगता है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ये भी चार्ज हो जाते हैं। अब वो आप लोगों को एग्जांपल देता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको। मैंने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, लेट अस से दिस इज द ग्लास रॉड, इट हैज बीन रब्ड विद द सिल्क। Let us say this is one, and another glass rod I have,
इसको भी मैंने रब कर दिया बच्चों, लेट अस से इट इज 2, सो दिस इज ग्लास रॉड 2, दिस इज ग्लास रॉड 1 and this is silk. After rubbing these two rods, they have become charged. Okay, we don't know what type of charges have appeared on them. कैसे चार्ज उन पे आए हैं ये हमें नहीं पता है, बट ये पता है कि ये दोनों चार्ज हो गए। अब बच्चों यदि मैं इन दोनों चार्ज रॉड्स को एक दूसरे के पास लेकर आऊं तो ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऐसा कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों जब चार्ज हुए हैं तो एक ही जैसे चार्ज आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, लेकिन जब इस रॉड को मैं सिल्क के पास लेकर आता हूं तब ये क्या करते हैं? रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? तब ये अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि मैं किसी एक इस ग्लास रॉड को सिल्क के पास लेकर आऊं तब ये अट्रैक्ट करते हैं। ये एरो जो दिखा रहा हूं बच्चों, ये फोर्स का है, इन पे फोर्सेस लगते हैं, इन पे भी फोर्स लग रहा था। अब थोड़ा समझते हैं बच्चों, जब आपने इन दोनों रॉड को एक एक करके सिल्क के साथ रब किया तो कुछ चार्जेस ट्रांसफर हुए, या तो वो रॉड से सिल्क में गए होंगे या सिल्क से रॉड में। और ट्रांसफर किसका होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स का। अभी हमें नहीं पता है कौन सा चार्ज किस में गया है, लेकिन यदि इन दोनों रॉड को चार्ज करने के बाद इनको एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो, और कैसे लेकर आओगे बच्चों? तो आप हाथ से लेकर आओगे नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनके बीच का फोर्सेस बहुत कम होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज वेरी स्मॉल। तो ऐसा करने के लिए आप इनको थ्रेड से हैंग कर दीजिए, दोनों को एक थ्रेड से इसको, एक थ्रेड से इसको हैंग करके, और फिर दोनों को पास लेकर आइए। और जब पास लेकर आओगे बच्चों तो you'll find that they will try to go away from each other. Again the thing is that ये ग्लास के रॉड बहुत भारी नहीं होने चाहिए, बहुत भारी हो जाएंगे तो उनका वेट बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से again they will not be able to go away from each other. तो लाइट हल्के ग्लास के रॉड्स आपको लेना है और ऐसा करना है, तो ये रिपेल करते हैं, जबकि फर और ग्लास के रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे लोगों ने ये कहा कि ये जो चार्ज है, जो भी चार्ज इस पे आया नहीं पता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है इन पे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक जैसे चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं? एक जैसे चार्जेस। और इन पे एक जैसे चार्जेस नहीं है। एक जैसे चार्जेस उनको लाइक बोलते हैं बच्चों, और जो अलग तरह के चार्जेस हैं उनको अनलाइक बोलते हैं। और यही से कॉन्सेप्ट बना बच्चों हम लोगों का, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों जो आपको समझना भी है कि लाइक रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट, एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। नाउ लेट अस सी द टाइप ऑफ चार्जेस दैट इज बीइंग एक्वायर्ड बाय दिस रॉड एंड द सिल्क, and you find that when experimentally people did this experiments and they try to find it out in the lab, तो उनको पता चला बच्चों कि ये जो सिल्क होती है it becomes negatively charged and the glass rod becomes positively charged. Means the electrons are transferred from the glass rod to the silk. इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इधर। और हेयर में आप बात कर रहे थे ये नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो हम लोगों ने ये कुछ केसेस देखे बच्चों जिसपे आप देख सकते हो कुछ एक इंटरेक्शन हो रहा है, रब करने के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन या ये जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, इन फोर्सेस को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। और जिस वजह से भी ये फोर्सेस लगते हैं बच्चों, जो भी वो फिजिकल एंटिटी है, कुछ तो है, वो कोई एनर्जी हो सकती है, कुछ तो है, वो वी डोंट नो, दैट फिजिकल एंटिटी इज कॉल्ड चार्ज। वो चार्ज क्या है? आई डोंट नो, मे बी द पीपल नो इट, बट आई कैन नॉट डिफाइन चार्ज। अप टू दिस लेवल आई हैव नेवर कम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन डिफाइन चार्ज। तो मैं चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि यदि आप उसको रब करें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ तो वो चार्ज हो सकता है, या किसी और तरीके से भी उसको चार्ज किया जा सकता है। बट वो है क्या चार्ज, ये मुझे नहीं पता है। बट देन वी कैन से दैट
Every object in this universe has some innate character, we can say that some intrinsic property, उसकी अपनी internal property है, जिसकी वजह से यदि वो चार्ज हो गया मतलब उस पे यदि वो चार्ज आ गया, वो फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इन्हीं को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, चार्जेस। तो ये हमें चार्ज के बारे में पता है। इससे ज्यादा यदि आप बोलोगे तो चार्जेस क्या हैं और कुछ ज्यादा बोल पाना अभी तक ये डिफिकल्ट है। बुक्स में भी यदि आप देखेंगे तो दे से दैट चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट और रिपेल। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल, इंट्रिंसिक मींस इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, और जिस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उनको बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। हियर यू आर सीइंग दैट दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, हियर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, and unlike charges they attract each other with the help of electric forces। बच्चों इसमें कुछ एक दो चीजें और आपको मैं बता दूं, क्योंकि चार्जेस की इतनी बातें हम कर रहे हैं, तो यहां आपको तब तक आप ये चीजों को नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए और इसको हम आपको बताते हैं आगे कहानी। तो बच्चों थोड़ा सा और कुछ चीजें हम जानते हैं चार्ज के बारे में। अब तक हम लोगों ने बातें की कि ये जो चार्ज है कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, ये कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और जब बच्चों हम बात चार्ज के ट्रांसफर की करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो लेट अस से वी हैव दिस वन बॉडी नेम्ड ए एंड वी हैव अनदर बॉडी नेम्ड बी। बच्चों किसी भी तरह से, जैसे आपको बताया मैंने, रब करना एक तरीका है। यदि रब किया जाए तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, ऐसा हमने देखा है। और जब इन दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो चार्ज जब ट्रांसफर होगा, या जब हम बोल रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर होगा, तो उसमें क्या ट्रांसफर होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा। ये जो ऑब्जेक्ट बना है बच्चों, ये किससे बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। और ये जो एटम्स हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको पता है ये कुछ ऐसे स्फेरिकल होते हैं। इनके सेंटर में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस बच्चों क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इनके आसपास इन ऑर्बिट्स में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर है बच्चों। इस तरह के बहुत सारे एटम्स का अरेंजमेंट बन के मिलके वो एक लेटिस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बनता है। आयरन का यदि ऑब्जेक्ट होगा तो आयरन के एटम्स होंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। वो कॉपर होगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे। बट किसी एक तरह के मटेरियल के लिए बच्चों सारे एटम्स का शेप आइडेंटिकल होता है, एक जैसे होते हैं। हर एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नॉर्मली ये जो लास्ट सेल होता है बच्चों, इस सेल के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ये थोड़े दूर होते हैं। थोड़ा सा यहां पे भी एक चीज और जान लेते हैं। ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ऐसा कैसे मिला, इस स्ट्रक्चर में बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बातें करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की जो बातें करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सब मिलकर इसको शेप देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वन रीजन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आप देख सकते हो न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। Electrons keep on revolving around the nucleus and there is some force of interaction which is taking place between protons and electrons, and we can say between electrons and electrons as well। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी फोर्सेस लग रहे होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के भी बीच में फोर्स लग रहे होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के भी बीच में फोर्स लग रहे होते हैं। और ये सब मिलके, इसकी बातें आगे हम करेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे, ये सब मिलके एक साथ
ये इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। सो दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज वन रीजन, या वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज वन रीजन। अब बच्चों आप सोचो, ये जो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े फ्री होते हैं, बहुत फ्री तो नहीं होते हैं, देन अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, the nature of the combination, and we can say the arrangement of the atoms and molecules inside that substance। उस सब्सटेंस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट है, वो सारी चीजें मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल के वो कितने फ्री हैं या कितने लूजली बाउंड हैं। बट फिर भी इफ दे आर लूजली बाउंड, तो सपोज करो बच्चों यदि हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो, जब ये एक साथ मिलते हैं एटम्स, जब सब्सटेंस बनाते हैं, उसी टाइम पे ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं बच्चों। When this substance is formed, I mean when the atoms come together, few electrons they become free, and वो एटम भी ना रह के इधर ये जो जगह देख रहे हैं बच्चों, इसको इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, इन जगहों पे ये रहते हैं। और जब आप इन दोनों को रब करते हो तो किसी एक में से दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब किसमें ट्रांसफर होगा और किसमें से ट्रांसफर होगा वो उसी बात पे डिपेंड करता है कि कितने टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स या कितने लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं बच्चों ये लूजली बाउंड है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं बच्चों, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो चार्जेस होते हैं बच्चों, जब इसकी और स्टडी की गई, जब थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई, कि कर दिया, तो ये पाया गया कि जैसे ये जो चार्ज है इसकी सबसे क्वांटिटी, सबसे छोटी क्वांटिटी जो हो सकती है, द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच इज पॉसिबल इज इलेक्ट्रॉन, इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा जो एंटिटी है वो इलेक्ट्रॉन है। और इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है बच्चों उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय E, एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, COULOMB। वी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। ये जो चार्ज है सबसे छोटा चार्ज, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, मैं यहां लिखता हूं 1.602 into 10 to the power 19 coulomb. This is the value of E. E equal to 1.602 into 10 to the power 19 coulomb. ये जो चार्ज है नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बच्चों माइनस। अब ये भी एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन को ही क्यों नेगेटिव मानते हैं, प्रोटॉन को क्यों पॉजिटिव मानते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये कन्वीनियंस के लिए कन्वेंशन लिया है हम लोगों ने, कन्वेंशन। आप यदि इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव भी मानोगे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बट थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यदि आप पॉजिटिव मान रहे हो तो इसका अपोजिट जो होगा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव मानना पड़ेगा। लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो बाई कन्वेंशन हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव मानेंगे। और बच्चों जब प्रोटॉन पे चार्ज कैलकुलेट किया गया जो कि अपोजिट नेचर का होता है, तो उस पे भी उसकी वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड इतना ही आया बच्चों जितना कि इलेक्ट्रॉन का होता है। ये भी 1.602 into 10 to the power 19 कूलम। बस इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ये हमने माना है बच्चों, ऐसा होता नहीं है कुछ। अपनी तरफ से साइन हमने अपने तरफ से मान लिया है कि इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव मानेंगे और प्रोटॉन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। ठीक है बच्चों, ये बात हमारी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, और इस चार्ज को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वी कॉल इट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस चार्ज कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इससे और छोटा चार्ज हम बच्चों नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ बच्चों, यदि एक इलेक्ट्रॉन ही यहां से ट्रांसफर हो रहा है तो इतना चार्ज 1.602 into 10 to the power 19, sorry 10 to the power minus 19 coulomb। 1.602 into 10 to the power minus 19, this is a very small value actually, -9। तो इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, और जब भी ये चार्ज ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म्स में ही तो ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो ट्रांसफर होगा, तीन ट्रांसफर होगा,
300 ट्रांसफर हो सकता है, 3 करोड़ हो सकता है। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है बच्चों? हाफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि पढ़ा आपने कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कोई होता ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। ये सबसे छोटा चार्ज है। This is why we say that charges cannot be transferred in fractions, और they cannot exist in fraction. वो fraction में exist नहीं करते। आधा चार्ज, 3.5 चार्ज, 1.5 चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। They always exist in whole numbers और integers। यदि वो पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन के साथ, तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग E बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2E कह सकते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यदि E है तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2E हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 3E हो जाएगा। इस तरह से ये कुछ इंटीजर वैल्यू, और वो चार्ज कैसा हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इसलिए इंटीजर बोलते हैं। तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज में, क्वांटाइजेशन के बारे में। तो खैर एक चीज ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये बच्चों, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के तो सब पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके छोटे पार्टिकल्स या इनसे छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट बच्चों प्रोटॉन्स के साथ खेल है। इन प्रोटॉन्स के अभी पाया गया रिसेंटली कि प्रोटॉन्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड वी कॉल देम क्वार्क्स। वी कॉल देम क्वार्क्स। इन प्रोटॉन्स के और छोटे सब एटॉमिक सब पार्टिकल्स हैं। तो ये हम लोगों के नेक्स्ट लेक्चर की बात होगी, जिसपे क्वार्क्स की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की भी बात उसी वीडियो में करेंगे बच्चों। तो आप थोड़ा सा पहली वीडियो फिर ये सेकंड वीडियो इनको देखते रहिए। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आई बिलीव दैट यू आर एंजॉयिंग दिस। So thank you so much.